प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट के टॉपिक समाजवाद के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। 18वीं सदी में व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवाद का जन्म हुआ। समाजवाद एक सामाजिक राजनीतिक विचारधारा है जिसके दो प्रकार हैं। पहला कल्पनावादी समाजवाद, दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद। कल्पनावादी समाजवाद प्रारंभ में काल्पनिक ही था। रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन व चार्ल्स फॉरियर के द्वारा निंदा कर उसके स्थान पर न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया। लेकिन कमी यह रही कि इन्होंने न तो पूंजीवाद की तार्किक ढंग से व्याख्या की और न ही पूंजीवाद को समाप्त करने का शक्तिशाली सुझाव दिया। एंजल्स ने कल्पनावादी समाजवाद के बारे में कहा था कि प्रारंभिक दिनों के समाजवाद ने निश्चित रूप से उत्पादन के स्थापित पूंजीवादी तरीकों और उनके परिणामों की कटु आलोचना की, किंतु वह उसकी व्याख्या नहीं कर सके और इस कारण में सफल नहीं हो सके। वे इसे बुरा कहकर केवल अस्वीकृत कर सके। दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद। कल्पनावादी समाजवाद जब कार्ल मार्क्स और एंजल्स के हाथों में आया तो वह वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना गया, क्योंकि कल्पनावादी समाजवादियों ने आर्थिक विषमता पर अधिक ध्यान न देकर धन के न्यायोचित वितरण पर ध्यान दिया। आर्थिक विषमता के कारण नहीं बताए तथा उत्पादन के विधियों के संबंधों पर भी विचार नहीं किया। विद्यमान व्यवस्था को सुधारने का कोई क्रियात्मक व व्यवहारिक दर्शन का सुझाव भी नहीं दिया। मार्क्स का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था क्योंकि उसने आधुनिक समाज का अध्ययन बड़ी गहनता से करते हुए उनकी आलोचना भी की थी। पूंजीवाद की कमियों का वर्णन कर पूंजीवाद का अंत कर वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने के लिए विधिवत प्रक्रिया का सूत्रपात किया। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद व इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर अतीत से वर्तमान तक की घटना का वर्णन किया। समाजवाद को भावुकता व काल्पनिकता से मुक्त कर उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। समाजवाद की स्थापना के उद्देश्य हेतु विश्व के मजदूरों एक हो जाओ आदि नारों द्वारा श्रमिक वर्ग की क्रांति के लिए आह्वान किया। 1834 में श्रमिक वर्ग को संगठित करने के उद्देश्य से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना भी की। विद्यमान व्यवस्था की व्याख्या तथा विश्व की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को परिवर्तित करने का एक व्यावहारिक मार्ग भी सुझाया। विकासवादी समाजवादी। मार्क्सवाद के भी दो रूप हो गए। दूसरा रूप पुनरावृत्तिवादियों का रहा। पुनरावृत्तिवादी का प्रमुख प्रवक्ता जर्मनी का बर्नस्टीन था। विकासवादी समाजवाद को क्रांतिकारी समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। विकासवादी समाजवाद का अर्थ है पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना के लिए क्रांति नहीं वरन संवैधानिक और शांतिपूर्वक साधनों को ही अपनाया जाना चाहिए। मार्क्स के अनुसार विश्व के कुछ राष्ट्रों में पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना के लिए प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाना चाहिए। ब्रिटेन व अमेरिका जैसे कुछ राष्ट्रों ने प्रजातंत्र के प्रति आस्था होने के कारण विकासवादी समाजवाद को अपनाया। विकासवादी समाजवाद के रूपों में समष्टिवाद, फैबियनवाद, संशोधनवाद और प्रजातांत्रिक समाजवाद प्रमुख हैं। अमेरिका में विकासवादी समाजवाद का प्रतिपादन नॉर्मन थॉमस ने किया। भारत में विकासवादी समाजवादी आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू हैं। विकासवादी समाजवाद के प्रमुख विचारक सिडनी व बैटरस्वेव, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ग्राहम पालास, एनी बेसेंट, आर.एच. टोनी, रेक्स जे मैकडॉनल्ड, एटली हैरोल्ड डॉस्की, इवान एफ.एम. डार्विन व जी.डी.एच. कोल हैं। मार्क्स की सामान्य व लोकप्रिय विचारधारा यही है कि पूंजीवाद का अंत व समाजवाद की स्थापना के लिए क्रांति का मार्ग अपनाना बहुत अनिवार्य है। अब हम समाजवाद के प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं।
समाजवाद व्यक्तिवाद व पूंजीवाद के विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रतिक्रियावादी आंदोलन व विचारधारा है। समानता इसका आदर्श है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में अधिकाधिक समानता की स्थापना करना चाहता है। इसके अनुसार राज्य वह साधन है जिसमें व्यक्ति का विकास होता है। समाजवाद ने समाज के प्रत्येक पहलू पर चिंतन किया है। पहला, समाज की प्राथमिकता। समाजवाद व्यक्ति की अपेक्षा समाज पर अधिक बल देता है। सामाजिक हितों पर अधिक बल दिया जाता है। व्यक्तिगत हितों की महत्ता कम होती है। समाजवादी विचारधारा व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। इसी कारण व्यक्तिवादी समाज की सभी बातों की आलोचना की जाती है। व्यक्तिवाद को नई समाजवाद को प्राथमिकता दी जाती है। समाजवादी व्यक्ति को समाज की आत्मनिर्भर एवं पूर्ण इकाई नहीं मानते। समाजवाद व्यक्ति को अकेला न मानकर समाज से जुड़ा हुआ मानता है। व्यक्ति और समाज का संबंध वैसा ही है जैसा कि शरीर व अंगों का संबंध होता है। समाज एक अवयवी एकता की बात स्वीकार करता है। मनुष्य अंग है तो समाज पूरा शरीर। व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज हित तक ही सीमित है, अतः समाजवादी समाज को एक आंगिक अथवा सावयवी एकता पर आधारित समाज को प्राथमिकता देते हैं। दूसरा, पूंजीवाद की समाप्ति। समाजवाद पूंजीवाद के विरुद्ध विचारधारा है। समाजवाद का उद्देश्य पूंजीवाद की समाप्ति है। संपूर्ण आदर्श राज्य व आदर्श समाजवाद की रक्षा व स्थापना तभी संभव है जब पूंजीवाद की समाप्ति हो। पूंजीवाद के कारण आर्थिक विषमता व वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में समाजवाद की रक्षा नहीं हो सकती। पूंजीवाद में श्रमिकों का शोषण व संहार होता है। धन का दुरुपयोग व्यक्ति विशेष के लिए होता है। सामाजिक भेदभाव के कारण राष्ट्र की सामूहिक वृद्धि नहीं होती। कला व प्रतिभा का विकास नहीं होकर उनका शोषण होता है। आर्थिक अव्यवस्था होती है तथा उपभोक्ता को हानि होती है। सब कुछ पूंजीपति के हित में होता है। सामान्य व्यक्ति, समाज व श्रमिकों के हित में कुछ भी नहीं होता। एरिक फ्रॉम ने लिखा है कि व्यक्ति और भी एकाकी अकेला पड़ गया। वह एक व्यक्ति बन गया किंतु एक असमर्थ और असुरक्षित व्यक्ति। समाजवाद के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था दोषपूर्ण, जर्जर, अन्यायी व शोषक है। संपूर्ण समाज के हित में पूंजीवाद का अंत करना ही बेहतर है। समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य समानता। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता की स्थापना करना है। यह आश्चर्य ही है कि प्राकृतिक असमानताओं के पश्चात भी समानता की स्थापना का प्रयास किया जाता है। पूर्ण समानता काल्पनिक व स्वर्गीय है। इसकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास करने हेतु समान अवसर व समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। असहनीय विषमताओं का अंत होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समान अवसर और समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। असहनीय विषमताओं का अंत होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से अपने व्यक्तित्व के समान महत्व मिलना चाहिए। समाजवादी योग्यता की असमानता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि पूर्ण समानता की कल्पना करना मात्र मिथ्या भ्रम है। वुल्जे के शब्दों में समता का सिद्धांत समाजवाद का केवल एक आधारभूत सिद्धांत ही नहीं परंतु यह भी है कि जिसने श्रमिकों के मस्तिष्क को मुट्ठी में कर लिया। समाजवाद की समानता पर जुगन बर्वस्की ने कहा है कि आधुनिक समाजवाद की नैतिकता का मौलिक आधार मनुष्यों की समानता के आदर्श को स्वीकार करना है। कुछ लोग बिना काम किए ही जीवित रहें और कुछ लोग काम करने पर भी जी न सकें, इस पद्धति का अंत होना चाहिए। चौथी है प्रतियोगिता का अंत। समाजवादी प्रतियोगिता का अंत करना चाहते हैं क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा व संघर्ष पड़ता है। प्रतियोगिता के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ पाने के चक्कर में व्यक्ति का चारित्रिक पतन हो जाता है। प्रतियोगिता असामाजिक कार्य है। प्रतियोगिता से पूंजीपति को ही लाभ मिलता है क्योंकि निर्धन पूंजीपति का मुकाबला नहीं कर सकता। निर्धन व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजीपति पर निर्भर रहते हैं। श्रमिकों को अपने श्रम थोड़े से मूल्य पर बेचना पड़ता है। उस पारिश्रमिक से उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। अपना पेट पालने की चिंता में वह प्रतियोगिता की सोच भी नहीं सकता। श्रमिक का जन्म पेट पालने की चिंता से आरंभ होता है तथा भूख व पेट की चिंता में ही समाप्त हो जाता है। प्रतियोगिता के कारण अधिक उत्पादन से देश के धन का अपव्यय व दुरुपयोग होता है। प्रतियोगिता के कारण व्यवसायी वस्तुओं को सस्ता बेचते हैं तो उत्पादन की श्रेष्ठता नष्ट हो जाती है। पांचवा है पॉइंट लोकतांत्रिक विचारधारा। समाजवाद एक लोकतांत्रिक विचारधारा है। कई बार इसे
साम्यवादी मान लिया जाता है, जो कि एक भ्रम है। समाजवाद में संवैधानिक परिवर्तन चाहे आंशिक हो या संपूर्ण संवैधानिक साधनों द्वारा ही होता है, जबकि साम्यवादी हिंसक साधनों से या क्रांति द्वारा परिवर्तन चाहते हैं। स्टील ने कहा था कि समाजवाद और साम्यवादी विचार जीवन के तो नितांत विरोधी तरीके हैं, उतने ही विरोधी जितने कि उदारवाद और सर्वाधिकारवाद। समाजवाद में जन सहयोग, जन सहभागिता का बोलबाला रहता है। समाजवाद में जन कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाता है। जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। समाजवादी विचारधारा प्रजातांत्रिक है, क्योंकि इसमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा के तत्व पाए जाते हैं। छठा, उत्पादन पर समाज का अधिकार। समाजवाद भूमि, उद्योगों व उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का स्वामित्व व समाज का स्वामित्व स्थापित करना चाहता है। समाजवादियों के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति व उद्योग लूटमार व डाका प्रणाली है, अतः उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए, न कि व्यक्ति का। व्यक्तिगत संपत्ति शोषण, वर्ग संघर्ष व अमीरी गरीबी को बढ़ावा देती है, अतः व्यक्तिगत संपत्ति का अंत होना चाहिए। सातवां, राज्य सकारात्मक गुण। समाजवाद राज्य को लोक कल्याणकारी संस्था मानता है। राज्य का जन्म नागरिक जीवन को सभ्य और सुखी बनाना है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि राज्य प्राचीन समय से ही मानव जाति की सेवा करता रहा है। राज्य जब बल प्रयोग करता है तो उसका लक्ष्य सामूहिक हितों की पूर्ति करना ही होता है। राज्य के बल प्रयोग को अकल्याणकारी मानना त्रुटिपूर्ण है। समाजवादी राज्य को लोक कल्याणकारी, सकारात्मक, अच्छाई मानते हैं, जबकि व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई कहते हैं। समाजवादी व्यवस्था का केंद्र राज्य है। राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। राज्य पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों को दूर कर सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक समानता व न्याय की स्थापना करता है। अतः इसी कारण राज्य एक सकारात्मक गुण है, जिसका उद्देश्य नागरिक जीवन को सुखी और संपन्न बनाना है। राज्य का कार्यक्षेत्र अधिकतम। समाजवादी राज्य को लोक कल्याणकारी संस्था मानते हैं। ये व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। समाजवादियों के अनुसार राज्य को अधिकतम कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। राज्य को गरीबों, असहायों, ज़रूरतमंदों, श्रमिकों के हितों में आर्थिक, सामाजिक कार्य करने चाहिए तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। राज्य को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व न्याय के क्षेत्र में जल कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। राज्य अपना कार्य मानवतावादी व उदारवादी दृष्टिकोणों के आधार पर करता है। समाजवाद व्यक्तिवाद और पूंजीवाद को अंत करते हुए लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है। व्यक्ति व राज्य शरीर व अंगों की भांति एक दूसरे से संबद्ध हैं। समाज प्रतियोगिता को त्याग कर सहयोग व सद्भावना में विश्वास करता है। समाजवाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की स्थापना करके समाज व राज्य को प्राथमिकता देता है, व्यक्ति को नहीं। समाजवादी भूमि, उद्योग व उत्पादन पर व्यक्ति का नहीं, समाज का स्वामित्व स्थापित करना चाहता है। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, जिसका लक्ष्य मानव जीवन को सुखी व सभ्य तथा संपन्न बनाना है। समाजवादियों के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक होना चाहिए, ताकि समाज की प्रत्येक समस्या का समाधान हो सके। समाजवाद ने शोषण का अंत करके समानता की स्थापना की है। समाजवाद वर्तमान में सर्वाधिक अनिवार्य व महत्वपूर्ण आवश्यकता है। समाजवाद के अभाव में हम व्यक्ति, समाज, राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकते।